ग्रोथ के लिए जो आप न्यूट्रिशन मुंह से लेते हैं और आपके सिस्टम में जाती है वो इम्पोर्टेंट होती है। अक्सर माँ बाप कहते हैं कि ये बात नहीं मानेगा तो सुई लगवा देंगे, ये जिद करेगा तो हम तेरे को डॉक्टर के पास ले जाएंगे। तो एक मन में हवा बच्चे के पैदा कर देते हैं। वैक्सीनेशन is the safest and the most cost effective means of protecting against any disease। कोई भी बीमारी से कई गुना बेहतर है कि वैक्सीन लगाना। जनरेशन गैप इसलिए आता है कि आप बच्चे के साथ उसके लेवल पे आके कम्युनिकेट नहीं करते, आप सिर्फ बच्चे को डायरेक्ट करते हो। बच्चे की आप सुनो, समझो और फिर उसे जवाब दो। तो माँ से ज़्यादा कौन समझा पाएगा कि आपको हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज़। मैं हूं धार्मिका तलवार और स्वागत है आप सबका अपने साप्ताहिक कार्यक्रम डॉक्टर डायनामाइट में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर हफ्ते हम एक जाने माने डॉक्टर को बुलाते हैं और उनसे स्वास्थ्य संबंधी जानकारी हासिल करते हैं। तो आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर जे.एस. भसीन, जो कि जाने माने चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और पीडियाट्रिक्स की फील्ड में पिछले 40 वर्षों से काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम डॉक्टर डायनामाइट में। तो डॉक्टर, ये बताइए कि पेरेंट्स किस तरीके से छोटे बच्चों की परवरिश अच्छे तरीके से कर सकते हैं? धार्मिका जी, ये तो बहुत ही बड़ा सवाल है। पेरेंट्स मेरे ख्याल से अपने बच्चों की परवरिश बच्चे पैदा होने के पहले से शुरुआत करनी चाहिए उन्हें। बच्चा जब माँ के अभी गर्भ में होता है तभी से हमारे को बच्चे की परवरिश में पूरा ध्यान देना और प्लान करना चाहिए। तो प्रेगनेंसी में माँ अपनी सेहत अच्छी रखे, बुरी कोई आदतें ना डाले, किसी प्रेगनेंसी को रेगुलरली चेकअप कराते रहें, पैदा होने के बाद किसी अच्छी जगह पे प्रेगनेंसी डिलीवर कराएं और उसके बाद रेगुलरली किसी शिशु विशेषज्ञ या पीडियाट्रिशियन की केयर में रहें और सारे टीके उसके टाइम से दिलवाएं, उसका शिक्षा और आदतें जो शुरू में डलती हैं उनका ध्यान रखें, उनके पोषण का ध्यान रखें और बच्चे की काबिलियत के हिसाब से उससे एक्सपेक्टेशन करें। ये सारी चीज़ें मिलके परवरिश की तरफ जाएंगी। इसका कोई हर एक परिवार का अलग उम्मीद होती है अपने बच्चे से, पर बच्चा होना एक किसी भी दंपति के लिए या फैमिली के लिए एक ऐसा इवेंट है जो कि उन्हें पहले से तैयार होना चाहिए एंड लॉन्ग टर्म क्या क्या उनको अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करने हैं, उसको एडजस्ट करने के लिए, उसके स्पेस बनाने के लिए वो सब प्लान करना चाहिए। तो ये तो हमने ली थी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी। डॉक्टर साहब, हर पेरेंट चाहता है उनके बच्चे की अच्छी ग्रोथ हो, तो वो कई तरीके की मसाज करते हैं। तो किस तरीके की मसाज सही है? मसाज का धार्मिका जी ग्रोथ से ज़्यादा संबंध नहीं है। पहली बात तो ये कि ग्रोथ के लिए जो आप न्यूट्रिशन मुंह से लेते हैं और आपके सिस्टम में जाती है वो इम्पॉर्टेंट होती है। बाहर स्किन पे मसाज करने से सिर्फ ग्रोथ में कोई इम्पैक्ट नहीं होता। हाँ, उससे बॉन्डिंग होती है मसाज करने वाले और बेबी में। ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन सबसे इम्पॉर्टेंट है और हमारे देश का और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का यही रिकमेंडेशन है कि पहले 6 महीने माँ सिर्फ अपना दूध पिलाए। और मसाज, जहाँ तक तेल इस्तेमाल करने की बात है, ये कल्चरल इन्फ्लुएंस होती है। साउथ इंडिया में अलग तेल यूज़ करते हैं, नॉर्थ इंडिया में अलग तेल यूज़ करते हैं। आजकल के जो नए माँ बाप हैं वो ब्रांडेड लोशंस यूज़ करते हैं, ऑयल्स यूज़ करते हैं। एज़ फार एज द ग्रोथ इज़ कंसर्न, ऑयल से फ़र्क नहीं पड़ता। मसाज में ऑयल का काम होता है एज अ लुब्रिकेंट, वो आपका मसाज में हेल्प करे। हाँ, ऐसा लोशन या ऑयल होना चाहिए जिससे कि बच्चे को रिएक्शन ना हो, स्ट्रॉन्ग स्मेल ना हो, उसमें ज़्यादा केमिकल्स ना हो। और पहले जब भी आप मसाज करो, पहले उसके पैरों पे 1-2 दिन करके देखो, अगर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा तो बाकी बॉडी पे करो। ऐसा देखा गया है कि एक बच्चे के साथ साथ एक मदर का हेल्दी होना भी बहुत ज़रूरी है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? धार्मिका जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, क्योंकि
माँ ही है जो पहले बच्चे को घर में रखती है और वही पहले 6 महीने बच्चे की टोटल फीडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसलिए मेरे ख्याल से माँ का स्वस्थ होना और हेल्दी हैबिट्स फॉर्म करना, हेल्दी डाइट लेना, ये उसके लिए इम्पॉर्टेंट है ताकि वो अपने बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन दे सके। माँ को अपनी हेल्थ मेंटेन करने के लिए इवन बिफोर प्रेगनेंसी अपनी सारी जांच करानी चाहिए। कोई अगर उसे एनीमिया है, कोई आयरन डेफिशिएंसी है, कोई एक्सेस वेट है या अंडर वेट है, पहले वो करेक्ट करना चाहिए। उसके बाद आजकल के पेरेंट्स जो हैं बहुत प्लान करके कंसीव करते हैं, तो पहले ये सारे करेक्ट करके फिर कंसीव करें। उसके बाद ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्टिविटी अपनी अच्छी रखें, न्यूट्रिशियस डाइट लें और पोस्ट डिलीवरी भी इमीडिएटली वेट लूज़ करने की ना सोचें। अपने बच्चे को स्तनपान कराएं, ब्रेस्ट फीड करें, उससे उनकी सेहत में भी इम्प्रूवमेंट होगी, बच्चे की सेहत में भी इम्प्रूवमेंट होगी। फिर उसको जब बच्चा खाने पीने लायक एज में पहुँचे तो माँ की ही फिर जिम्मेवारी होती है उसको खाना खिलाना ज़रूरी। तो अगर मदर हेल्दी होगी तो और उसकी खुद की हेल्दी हैबिट्स होंगी तो वो बच्चे को भी वही सही रास्ते पे ले जा सकेगी। एंड आजकल फादर भी काफ़ी इन्वॉल्व होते हैं, पर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एटलीस्ट प्रेगनेंसी में और फर्स्ट 6 मंथ्स में माँ की होती है, इसलिए उसका सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि ब्रेस्ट फीडिंग कराते समय मदर को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? देखिए आजकल क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, पहले जब जॉइंट फैमिलीज़ होते थे, ब्रेस्ट फीडिंग एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि हर एक माँ से उम्मीद की जाती है कि ये वो करेगी और हर एक बच्चे को उम्मीद की जाती है कि वो ले पाएगा। आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज़ होने की वजह से बहुत सारी मदर्स ने कभी देखा ही नहीं होता किसी को, परिवार के दूसरी मदर को ब्रेस्ट फीड करते हुए। तो ये तक एक बेसिक चीज़ जो है कई बारी सिखानी पड़ती है। कई बारी बच्चा टाइम से पहले आ जाता है तो उसमें अच्छे से सक करने की कैपेसिटी नहीं होती, या बच्चा कई बारी नर्सरी में रहता है कुछ दिन तो वो डायरेक्टली मदर का फीड लेने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि माँ की इच्छा हो दूध पिलाने की, और हम जितनी जल्दी जन्म के बाद बच्चे को ब्रेस्ट पे लगाएं उतनी जल्दी ब्रेस्ट फीडिंग इस्टेब्लिश होती है। तो शुरू के जो 2 हफ्ते होते हैं वो मेहनत वाले होते हैं, जब माँ को कई बारी दर्द महसूस करते हुए भी बच्चे को फीड देना होता है, क्योंकि शुरू में लैचिंग प्रॉपर नहीं होती। कई बारी बच्चे को, माँ को, दोनों को सीखना होता है कि दूध कैसे पकड़ना है। एक बारी बच्चा पकड़ना ढंग से सीख जाए और माँ समझ जाए कि हाँ भी किस तरीके से दूध पिलाना है, तो फिर ये नॉर्मली हो जाता है। फिर उसको इस दौरान जब वो डिलीवरी हुई है, कई जगह कई बारी टांकों में दर्द हो रही होती है, उसके बावजूद बच्चे को दूध पिलाना पड़ता है। बच्चे को नहीं मालूम होता कि मेरी माँ अभी सोई नहीं है या तकलीफ़ में है, उसने तो डिमांड करना है। तो फादर को भी साथ में सपोर्ट देना होता है। हाँ, तो दोनों को मिल के ब्रेस्ट फीडिंग को सपोर्ट करना होता है, पूरी फैमिली को सपोर्ट करना होता है। पर हमारा एम होना चाहिए कि माँ की खुराक पूरी मिले, मदर को एक्स्ट्रा मिले, जितनी उसने प्रेगनेंसी में खाई है उससे ज़्यादा ले, ताकि प्रोटीन एडिक्वेट हो, टोटल एनर्जी एडिक्वेट हो, ताकि बच्चे के लिए और अपने लिए, दोनों के लिए खाए। प्लस मदर अपना हेल्दी हैबिट्स रखे, चलना फिरना टाइम से शुरू करे, ताकि उसका एक्सपोजर जो है बीमारियों से भी ना हो, जिन लोगों को इन्फेक्शन है उनसे दूर रहे। जो पुराना सिस्टम था कि 40 दिन तक घर पे रहना, आजकल तो हफ्ते 10 दिन बाद कई बारी मदर्स को, बेचारियों को जॉब पे भी जाना पड़ जाता है या वर्क फ्रॉम होम करना पड़ता है। तो अपनी सेहत का ध्यान रखना, अपनी खुराक का ध्यान रखना, ताकि बच्चे की पूरी डाइट वो दे सकें, ये इम्पॉर्टेंट है। तो डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई ब्रेस्ट फीडिंग की। अब आप ये बताएं कि कहते हैं कि वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत से बच्चे इंजेक्शन से डरते हैं, तो इस केस में क्या किया जाए? देखिए बच्चे को जो है ना, जब तक समझ आती है कि इंजेक्शन क्या है, ज़्यादातर इंजेक्शन फर्स्ट ईयर में ही लग जाते हैं। जो मेरा अनुभव है, बच्चे वो डरते हैं धार्मिका, जिनके माँ बाप इंजेक्शन को इस्तेमाल करते हैं डराने के लिए, कि ये नहीं करेगा तो मैं सुई लगवा दूंगा, ये नहीं मानेगा तो मैं सुई लगवा दूंगी।
आप बच्चे को मेंटली प्रिपेयर करो कि ये उसकी सेहत के लिए इम्पॉर्टेंट है, इससे वो स्ट्रांग बनेगा, इससे उसे इन्फेक्शन नहीं होगी, इससे उसकी ग्रोथ अच्छी होएगी, तो कोई भी बच्चा मना नहीं करेगा। पर अक्सर माँ बाप कहते हैं कि ये बात नहीं मानेगा तो सुई लगवा देंगे, ये ज़िद करेगा तो हम तेरे को डॉक्टर के पास ले जाएंगे। तो एक मन में हौवा बच्चे के पैदा कर देते हैं, सुई से पहले ही वो उस जगह से डरना शुरू हो जाता है। तो इसमें आई थिंक आजकल जो नीडल्स हैं, हमारी सिलिकनाइज्ड पतली नीडल्स आती हैं, इनसे ना के बराबर पेन होती है। मैं नहीं कहता कि दर्द नहीं होएगी, पर आपको बच्चे को सांत्वना देनी है कि ये आपके भले के लिए है। तो बच्चे हंस के लगवाते हैं, आप उसको मेंटली प्रिपेयर करो, और जो डिस्पोजेबल अच्छे कैलिबर की नीडल्स वो यूज़ करे डॉक्टर आपका। आजकल जो वैक्सीन्स आती हैं वो इम्प्रूव्ड वैक्सीन्स हैं, जिनसे पेन कम होती है, रिएक्शंस कम होते हैं, वो वाली लगवाएं, तो ये डर भी कम हो जाएगा। ऐसे कई बच्चे हैं जो बोल नहीं पाते, जैसे कि 2 साल तक के बच्चे बोल नहीं पाते, तो इन केसेस में माँ बाप को क्या करना चाहिए? देखिए, बोलने की क्षमता जो है ना, जब बच्चा पैदा होता है तभी से बनना शुरू होती है, पर स्पेसिफिक वर्ड्स और सेंटेंसेस बोलना वो हम उम्मीद करते हैं कि बच्चा 2 साल तक एटलीस्ट बोलना शुरू हो जाए। जहाँ तक वोकलाइजेशन या आवाज़ निकालने की बात है, वो तो 1.5 महीने का बच्चा भी आ ऊ करना शुरू हो जाता है। तो आपको शुरू से ही अलर्ट होना है कि आपके बच्चे की स्पीच डेवलपमेंट टाइम से हो रही है या नहीं। जब आप बात करते हैं, बच्चा सुन रहा है, समझ रहा है। बोलने के लिए देखिए 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं: सुनना, समझना और फिर बोलना। तीनों में कहीं पर भी अगर प्रॉब्लम आएगी तो बच्चा नहीं बोल पाएगा। तो जब आप बोलते हैं, बच्चा रिस्पॉन्ड करता है, इसका मतलब सुनने की क्षमता ठीक है। फिर जितना उसके साथ इंटरैक्शन करेंगे उतना वो बोलना सीखेगा। अगर आप इंटरैक्ट ही नहीं करते, बच्चे से बोलते ही नहीं हैं, तो बोलना नहीं सीखेगा। अगर उसकी क्षमता है भी तो भी नहीं बोलना सीखेगा। और जब तक बच्चा 15 महीने का होता है, आम तौर पे 8 से 15 वर्ड्स वो बोल लेता है। कई बच्चे 20-20 वर्ड्स भी बोल लेते हैं। अगर वो नहीं बोलता तभी हमारे को अलर्ट हो जाना चाहिए। 2 साल तक कई बारी देर हो जाती है। हाँ, अगर बच्चा बोल रहा है, समझ रहा है, पूरा नहीं बोल रहा, तो हम इंतज़ार कर सकते हैं, इंटरैक्शन बढ़ा सकते हैं। अगर आप बच्चे के इंटरैक्ट ही नहीं करोगे तो वो नहीं बोलना सीखेगा। पर अगर 2 साल तक नहीं बोल रहा तो हमने कहीं देर कर दी है, और अब हमारे को सुधारने के लिए उसका पूरा चेकअप होना चाहिए। उसकी हियरिंग कैपेबिलिटी, उसकी अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी एंड उसकी स्पीच डिलीवरी। अगर क्लियर नहीं बोलता वो अलग बात है, बिल्कुल ही नहीं बोलता, बोलना ही नहीं चाहता, वो अलग बात है। जितना बच्चे के साथ हम इंटरैक्ट करते हैं, शुरू से जितनी बात करते हैं, उतनी जल्दी उसकी स्पीच कैपेबिलिटी बढ़ती है। और डॉक्टर, ये तो बात रही ना बोल पाने वाले बच्चों की, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो ठीक ढंग से चल नहीं पाते और नींद में भी चलने लगते हैं, तो इनके बारे में आपकी क्या राय है और इनके क्या वजह है? दोनों चीज़ें अलग हैं धार्मिका जी। नींद में चलना तो बच्चे जो गहरी नींद में सोते हैं, कुछ बच्चों में होता है कि वो इतनी गहरी नींद में सोते हैं कि वो अपने सपने में भी वही कर रहे होते हैं, या उठ भी जाते हैं तो पूरी नींद खुली नहीं होती है, तो वो उसमें चलेंगे या बोलेंगे, पर उनको खुद को मालूम नहीं होता कि ये कर रहे हैं। वो एक अलग चीज़ है। ठीक से ना चल पाना या देर से चलना, वो एक अलग चीज़ है। मेरे ख्याल से इन दोनों चीज़ों को मिक्स ना किया जाए। आम तौर पे 13-14 महीने तक हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा हाथ छोड़ के इंडिपेंडेंटली चल पड़े, पर उससे पहले ही हमें देखना होता है कि 10 महीने का बच्चा खड़ा होके या टेबल को पकड़ के या कुर्सी को पकड़ के खिसकना शुरू हुआ कि नहीं, साल तक आते आते उंगली पकड़ के चलना शुरू हुआ कि नहीं। अगर यहाँ पे देर है तो कहीं उसकी कुछ मांसपेशियों में कमज़ोरी है, कहीं उसमें कोई विटामिन्स की कमी है, कहीं उसकी हड्डियों में कोई वीकनेस है, उस सब के बारे में देखना पड़ता है। तो रीज़न्स अलग अलग होते हैं। कई बारी माँ बाप को मालूम ही नहीं होता कि
किस एज पे चलना चाहिए वो पहले से उम्मीद करना शुरू कर देते हैं। बच्चे को चलाने की ज़बरदस्ती कोशिश करते हैं कि मेरे पड़ोसी का या मेरे दोस्त का बच्चा जल्दी चल पड़ा, तो उससे बच्चा डर जाता है कई बारी, तो वो चलने की कोशिश नहीं करेगा अगर एक दो बारी गिर गया तो इंडिविजुअल केस के हिसाब से हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर बच्चा क्यों नहीं चल रहा या क्यों लेट चला। कई बड़े बच्चे ऐसे हैं जो आधी रात को ही टॉयलेट कर देते हैं, तो इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, ब्लैडर कंट्रोल और बावल कंट्रोल ये जो है कुछ एज के बाद आता है। अब कुछ बड़ी घर की औरतें वो कहती हैं हमारे बच्चे ने तो कभी पेशाब बीच में किया ही नहीं, क्योंकि वो रेगुलरली हर 2-2.5 घंटे बाद जाके बच्चे को टॉयलेट में करा देती हैं, पर वो ट्रेनिंग नहीं है। बच्चे का कंट्रोल 2 साल के बाद ही आता है। 2 साल से पहले अगर आपका बच्चा कपड़े नहीं गंदे कर रहा तो आप खुशकिस्मत हैं, या आप बहुत अलर्ट हैं और उसके आप जल्दी एक्शन ले लेते हैं। पर उससे पहले हम उम्मीद ही नहीं करते कि बच्चे को बाउल ब्लैडर कंट्रोल खास करके आएगा। जो आप कह रहे हैं कि 2 साल के बाद में भी बच्चे जो पेशाब कर देते हैं, बड़ी उम्र में भी कर देते हैं, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये कंट्रोल बढ़ता जाता है। आम तौर पे अप टू 10 ईयर्स 90% बच्चे ड्राई होते हैं, पर 10% बच्चे 10 साल की उम्र में भी कई बारी ओकेजनली अपने कपड़ों में कर देते हैं। तो उसके लिए ये कोई बीमारी नहीं है। कौन से बच्चे का सिस्टम किस एज में मैच्योर हुआ उसके हिसाब से हमें डिसाइड करना है। ये बच्चा 24 घंटे बीच में कर देता है या सिर्फ रात को सोते समय करता है, वो भी हमें हेल्प करेगा डायग्नोज करने में कि इसका कंट्रोल जो है, जब जागा होता है अलर्ट होता है तो इसका कंट्रोल है, जब सो रहा है गहरी नींद में है तो 10% बच्चे 10 साल की उम्र में भी कर देंगे। तो किस उम्र में आप परेशान हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आप इंटरवेन करेंगे। ऑलमोस्ट 75% 6-7 साल की उम्र में कॉन्टिनेंट या ड्राई होने शुरू हो जाते हैं। अब जिनका कंट्रोल लेट आया है वो उसकी वजह क्या है, कोई यूरिनरी इन्फेक्शन है, कोई उनके जो जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम है उसमें बनावट में कोई नुक्स है, या पानी ज़्यादा लेते हैं, या कोई एंडोक्राइन प्रॉब्लम है, उनकी किडनीज़ कॉन्सेंट्रेट नहीं करती हैं, या उनके हार्मोन्स में कुछ में कमी है, ये बेटे रेयर कॉजेज़ होते हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। कोई जनरलाइज स्पेसिफिक आंसर इसका नहीं होता। बाकी बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना होता बच्चे के ऊपर, उसको एनकरेज करना होता है। जिस दिन वो सूखा रहे उसकी तारीफ़ करो, जिस दिन वो गीला हो जाए उससे गुस्सा नहीं करो। डॉक्टर भसीन, ये कैसे पता लगाएं कि बच्चे की ग्रोथ अच्छे से हो रही है या नहीं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है धार्मिका, क्योंकि माँ बाप जो है ना बच्चे की ग्रोथ सिर्फ उसके वेट चार्ट या पड़ोसियों के बच्चे के कंपैरिजन में करते हैं। मेरे ख्याल से हर एक बच्चे का एक ग्रोथ चार्ट मेंटेन करना सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसमें रेगुलरली उसका वज़न, उसकी हाइट ये प्लॉट की जाए। और अगर किसी पीडियाट्रिशियन के केयर में है तो यूजुअली हम ग्रोथ चार्ट बच्चे को जन्म पे ही दे देते हैं। शुरू में बच्चे का वेट जैसे जितनी बारी वैक्सीनेशन के लिए आता है उसका रिकॉर्ड होता है, पर मिनिमम जहाँ पे इवन सरकारी सेंटर्स में जहाँ पे विज़िट्स उतनी फ्रीक्वेंट नहीं होती हैं, 3 विज़िट्स पहले 6 महीने में होनी चाहिए। जो हमारे पास प्राइवेट सेक्टर में आते हैं ऑलमोस्ट एवरी मंथ आते हैं, जिसमें हर विज़िट पे उनका वेट और हाइट सेम मशीन्स पे प्लॉट किया जाता है। आप रेगुलरली बच्चे का अगर प्लॉट कर रहे हैं मशीन उस चार्ट में, तो हर एक बच्चे के जन्म के बर्थ वेट और हाइट के हिसाब से और उनके पेरेंट्स की हाइट और ग्रोथ पोटेंशियल के हिसाब से हम बता सकते हैं कि ये ठीक जा रहा है या नहीं जा रहा। अगर लगातार बच्चा अपने एक्सपेक्टेड ग्रोथ से नीचे आ रहा है तो हमारे को इंटरवेंशन की ज़रूरत है कि इसकी बीमार ज़्यादा रहता है, या खुराक में कमी है, या कोई एब्जॉर्प्शन में कमी है, क्या दिक्कत है। और आजकल उल्टा हिसाब है कि इतना फोकस होता है पेरेंट्स का ग्रोथ, उनके मन में ग्रोथ मीन्स ओनली वेट गेन, कि इतना फोकस होता है कि ओवरवेट होते जा रहे हैं बच्चे। एक टाइम था जब हमारे यहाँ पे अंडरवेट या मैल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम था, आजकल 5 to 7% बच्चे ओवरवेट हो रहे हैं।
तो दोनों तरफ नहीं जाना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। और उसको साथ साथ आप रेगुलरली मॉनिटर कर रहे हैं अप टू द एज ऑफ 5 इयर्स, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले साल हर 2 महीने में, दूसरे साल हर 3 महीने में, बियॉन्ड 2 इयर्स एवरी 6 मंथ्स अगर आप वेट हाइट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो यू कैन मॉनिटर द ग्रोथ। डॉक्टर साहब, ऐसी अफवाह फैल रही है कि कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद बच्चों में आफ्टर इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं, क्या ये बात सच है? और अगर देखे गए हैं तो वो क्या साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं? धार्मिका जी, ये जो है ना बड़ा ही पेचीदा सा सवाल है। देखिए, कोई भी वैक्सीन लगाने से आपकी बॉडी उस पर्टिकुलर वायरस को आइडेंटिफाई करके उससे लड़ सकती है। उसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट तो थोड़ा सा एग्जैजरेशन है। कुछ लोगों को कुछ पर्टिकुलर वैक्सीन्स के अगेंस्ट कुछ इश्यूज थे जिसलिए ये रेज की गई। वैक्सीनेशन इज़ द सेफेस्ट एंड द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट एनी डिजीज़। कोई भी बीमारी से कई गुना बेहतर है कि वैक्सीन लगाना। आप कह रही हैं वैक्सीन के बाद साइड इफ़ेक्ट देखे गए, जो बीमारी के बाद जो साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं वो तो उससे लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो लॉन्ग टर्म डिजीज़ेज़, कार्डियक डिजीज़ेज़, डायबिटीज़, ये सब उन लोगों में, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स उन लोगों में देखे गए हैं जिनको डिजीज़ हुआ है। वैक्सीन लगाने से तो इन सब चीज़ों से बचा गया है। वैक्सीन लगाने के बाद 1 या 2 दिन दर्द होना या माइल्ड फीवर होना, ये कोई ऐसा रिएक्शन नहीं है जिसमें कि हमारे को सोचना चाहिए कि वैक्सीन नहीं लगानी है या क्यों लगाई। वैक्सीन इज़ द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। तो डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई छोटे बच्चों की। अब हम आते हैं किशोर अवस्था पे। किशोर अवस्था में बहुत से हार्मोनल चेंजेस होते हैं और जनरेशन गैप होने के कारण पेरेंट्स और बच्चे एक दूसरे को समझ नहीं पाते। तो इस केस में क्या किया जाए? देखिए, मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपकी अपने बच्चे के साथ रेगुलर कॉन्वर्सेशन या वार्तालाप होना चाहिए। जनरेशन गैप इसलिए आता है कि आप बच्चे के साथ उसके लेवल पे आके कम्युनिकेट नहीं करते, आप सिर्फ बच्चे को डायरेक्ट करते हो। बच्चे की आप सुनो, समझो और फिर उसे जवाब दो। उसको आप में फेथ हो कि कोई भी अपनी बात वो कहेगा तो ना तो आप गुस्सा करोगे, ना ही उसका मजाक उड़ाओगे या किसी बात के लिए मना करोगे। तो बच्चा आप में कॉन्फिडेंस रख के आपसे पूरी बात शेयर करेगा। एंड बच्चे को मालूम है कि उसकी क्लास में कुछ बच्चों में ऑलरेडी ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आने शुरू हो गए हैं, किसी की मूछें आ रही हैं, किसी की ब्रेस्ट डेवलपमेंट शुरू हो रही है, तो ये उस सीखना शुरू हो जाते हैं एंड दे आर अवेयर ऑफ दिस। तो आपको उन्हें काउंसल करना है कि हाँ भी ये दिस इज़ नॉर्मल प्रोसेस एंड अब आप बड़े हो रहे हो, एक डिफरेंट एज ग्रुप में आप एंटर कर रहे हो एंड दीज आर दी एक्सपेक्टेड चेंजेस। सो ओपन कम्युनिकेशन, फ्रीली अवेलेबल पेरेंट्स टू टॉक अबाउट, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आप अगर खाने के बारे में, नहाने के बारे में, टॉयलेट जाने के बारे में बच्चे से डिस्कस कर सकते हो तो उसकी बॉडी में जो चेंजेस हैं उसके बारे में क्यों नहीं कर सकते। एंड देन बहुत सारे स्कूलों में आजकल प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए वीडियो प्रेजेंटेशंस होती हैं, स्कूल में काउंसलर्स आते हैं, हेल्थ टॉक्स होती हैं। इवन गवर्नमेंट स्कूल्स में जो है हेल्थ टॉक्स होती हैं जहाँ पे नर्सेज या डॉक्टर्स जाके उनको समझाते हैं कि ये चेंजेस आपकी बॉडी में आएंगे, ये एक्सपेक्टेड हैं, आपकी फीलिंग्स में, आपकी बॉडी में ये चेंजेस आएंगे। एंड इफ़ दे आर अवेयर, अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉब्लम तब आती है व्हेन दे लर्न इट फ्रॉम द रॉन्ग सोर्सेस। अगर कुछ गूगल साइट से जो कि ठीक नहीं है या कुछ दोस्तों से या ऐसे सोर्सेस से जब वो सीखने की कोशिश करते हैं, सीखने की तो इच्छा सबको होती है जब उनकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, पर अगर वो करेक्ट सोर्स से ना सीखें तो दिक्कत आती है। सो पेरेंट्स आर दी, आई थिंक, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन्स हु कैन कम्युनिकेट, कीप अ ओपन चैनल विद द चिल्ड्रन, ताकि वो आपसे खुल के बात तो कर सकें अगर कोई डाउट है तो। एंड आपसे अच्छा कौन समझाएगा। एंड अगर आपको भी दिक्कत आ रही है कुछ चीज़ें समझाने के लिए तो कम टू योर डॉक्टर, पीडियाट्रिशियन से बात करवाइए, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से बात करवाइए। डॉक्टर साहब, ये बताएं, इस अवस्था में लड़कियां अपनी मेंस्ट्रुअल हाइजीन का ख्याल कैसे रखें?
धार्मिका, हमने पहले भी बात करी है कि बहुत से स्कूल्स में उनके यहाँ पे सेशंस होते हैं जिस एज ग्रुप में, जैसे 5वीं 6ठी क्लास में लड़कियाँ पहुँचती हैं तो उनके यहाँ फ़िल्म दिखाई जाती है या स्कूल काउंसलर या स्कूल डॉक्टर वो आके बात करते हैं। और मदर्स आई थिंक आर द बेस्ट पीपल टू टॉक टू देयर गर्ल्स। जैसे ही उनके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर शुरू होते हैं, ऐसा नहीं होता कि डायरेक्टली पीरियड्स शुरू हो जाएंगे, पहले ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है, उसके 1-2 साल बाद पीरियड्स आते हैं। तो यू नो कि हाँ भी अब ये एज ग्रुप आ गया है, या मदर को पता होता है कि मेरे पीरियड्स किस एज में शुरू हुए थे, मेरे बच्चे के उसके आसपास ही कहीं शुरू होंगे। तो यू शुड प्रिपेयर द चाइल्ड। एंड आजकल अब तो हैविंग पीरियड्स इज समथिंग विच द यंगर जनरेशन इज एबल टू डिस्कस मोर फ्रीली कंपेयर टू पीपल ऑफ आवर जनरेशन, या हमारे से सीनियर जनरेशन वाले तो इतनी शर्म करते थे इस बारे में। दिस इज़ समथिंग विच इज़ नेचुरल एंड इसके बारे में शर्म नहीं होनी चाहिए। आपको वेरिएशंस हो सकती हैं, आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं, और माँ से ज़्यादा कौन समझा पाएगा कि आपको हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है। आप पीरियड्स के शुरू हो गए हैं तो आप हमेशा अपना स्पेयर पैड रखिए साथ में, आप अपने आप को क्लीन रखिए, आपकी फ़्लो के ऊपर और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आपको पेरेंट्स का काम है उनको पैड्स अवेलेबल कराएं। हाँ, अगेन रॉन्ग सोर्स से इंफॉर्मेशन लेने से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो अगर ढंग से स्कूल से या पेरेंट्स से इंफॉर्मेशन मिले तो आई थिंक दे विल बी एबल टू टेक केयर। डॉक्टर भसीन, ये भी देखा गया कि जीका वायरस के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे और जीका वायरस से काफ़ी बच्चे इन्फेक्ट हुए। तो बच्चे अपनी इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्गर बनाएं ताकि वो किसी भी वायरस या बैक्टीरिया से इन्फेक्ट ना हो? जीका वायरस बेटा इंडिया में ज़्यादा नहीं है। जो कुछ केसेस हुए वायरल इन्फेक्शंस जो हैं, मेजॉरिटी वायरस इन्फेक्शंस जो हैं वो सिमिलर सिम्टम्स होते हैं। जीका वायरस के लिए अनलेस यू आर इन्वेस्टिगेटिंग आपको नहीं मिलता। जीका वायरस मदर को हो जाए तो बेबी जो होता है वो माइक्रोकेफेलिक होता है, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। जीका वायरस इन इटसेल्फ उतनी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता एंड सेल्फ हीलिंग होते हैं। वायरल इलनेसेस यूजली सेल्फ हीलिंग होते हैं। तो जीका वायरस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम इन इंडिया। रही बात कि बच्चे अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं, तो अगेन इम्यूनिटी के लिए नंबर 1, टेक ऑल दी वैक्सीन विच आर अवेलेबल। दे आर नॉट अवेलेबल फॉर ऑल द डिजीजेस, बट द कॉमन एंड द मोर सीरियस डिजीजेस के लिए वैक्सीन अवेलेबल हैं। सारी वैक्सीन टाइम से लें। एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखें जिसमें कि फिजिकल एक्टिविटी भी हो, एंड एक हेल्दी बैलेंस न्यूट्रिशियस डाइट लें। दीज आर दी 3 बेसिक थिंग्स विद विच यू कैन इम्प्रूव योर इम्यूनिटी। बहुत सी किशोरावस्था की लड़कियों में ब्रेस्ट कैंसर भी पाया गया है, तो ये कितना सही है, कितना गलत है? किशोर अवस्था में ब्रेस्ट कैंसर बहुत रेयर है बेटा। इस उम्र में ब्रेस्ट कैंसर यूजुअली यंग एडल्ट लेडीज़ में होता है। तो किशोर अवस्था में अगर है तो ये तो दुर्भाग्य है, उसका कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी होगी या कोई और रीज़न होगा। तो दिस इज़ वेरी रेयर। आई डोंट थिंक 1 to 10 in मिलियन होता होगा, लाख में एक आध बच्चे को होता होगा, इतना कॉमन नहीं है। ओके जी, धन्यवाद हमारे दर्शकों का। एंड हम यही चाहेंगे कि उनके मन में अगर इसके अलावा कोई सवाल हैं तो धार्मिका के थ्रू हमारे से पूछ सकते हैं, एंड वी आर ऑलवेज वेलकम टू हेल्प यू आउट। तो ये थे डॉक्टर JS भसीन, जिनसे हमने बच्चों के बारे में स्वास्थ्य संबंधी जानकारी हासिल की। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए डॉक्टर के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।